अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हम नॉर्मली जो है वो हम कहते हैं कब्ज़। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टूल है वो हार्ड ड्राई हो जाता है और इसकी वजह से हमारी जो एलिमिनेशन है स्टूल की वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। हमारा जो स्टूल है वो हार्ड ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से क्या है, एलिमिनेशन जो है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस डिफ़िकल्टी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम नॉर्मली कोलोन भी कहते हैं, उसमें जो है वो स्टूल स्टोर होकर रह जाता है। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन में जो है हमारा स्टूल हार्ड ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से हमारे लिए स्टूल की एलिमिनेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्टूल है वो स्टोर्ड होकर रह जाता है। अब इसकी कॉजेज़ डिस्कस करने से पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को देख लेते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। तो इवैक्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी रीज़न अब इवैक्यूएशन लो क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारा जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ड्राई होने की वजह से उसकी इवैक्यूएशन जो है वो लो हो जाती है। सेम इसी तरह जो है, अगर इवैक्यूएशन लो होगी, स्टूल ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो उसका जो साइज़ है स्टूल का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। साइज़ क्या है हमारे पास, स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ड होने की वजह से और ड्राई होने की वजह से जब वो स्टूल जो है वो रेक्टल रूट से पास करेगा तो रेक्टल की स्मूथ लेयर्स में क्या करेगा, इरोजन कॉज कर देगा। इरोजन की वजह से हमारे पे सोर हो सकते हैं और स्कार्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन कॉज होती है। अब कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टूल का जो हार्ड हो जाना है वो पाइल्स वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उनके लिए बना देता है। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ को, बेसिक जो कॉजेज़ हैं। अब बेसिक कॉजेज़ में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमें स्टमक आ जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है और फिर इसके बाद हमारे पास रेक्टल रूट आ जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो भी एब्जॉर्ब हुई है फिर उसके बाद एंड पे क्या आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम कोलोन कहते हैं। अब जो कोलोन में है उधर जो कंसिस्टेंसी होती है स्टूल की वो डिसाइड करती है कि किस टाइप का स्टूल जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा। अब रेक्टल रूट में अगर पानी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास स्टूल जो है वो हार्ड आएगा और ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से एलिमिनेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी और हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन काज होगी। फर्स्ट क्या है हमारे पास, कोलोन में वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब सेकंड हमारे पास बेसिक कॉज क्या है कि जो कोलोनिक कंट्रैक्शन है, कोलोनिक मसल की कंट्रैक्शन है वो हमारे पास बहुत कम हो जाती है। अब हम नॉर्मली देखें तो स्टूल कैसे हमारे पास जाता है बाहर, वो हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। अब ये शो कराए, अगर हमारे पास ये एक कोई रेक्टल रूट है हमारे पास और इधर जो है वो नॉर्मली जो है हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो स्टूल जो है वो आगे प्रोपेल होता रहता है और इसी बेसिस पे जो है वो स्टूल एक्सक्रीट आउट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बेसिस पे। अब अगर जो है वो इन कोलोनिक मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो बहुत कम हो गई है तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी होगी स्टूल को आगे पास आउट करने में, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी और स्टूल की इवैक्यूएशन जो है वो लो हो जाएगी। अब हमने इधर देखा था कि इवैक्यूएशन जो लो हो जाती है तो वो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन का एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है। उसके बाद आती है नॉर्मली जो हमारे डेली लाइफ के साथ हमारे पास कॉजेज जुड़े हैं उनकी। तो सबसे पहला क्या काज है हमारे पास, फाइबर डाइट। अब फाइबर डाइट क्या होती है, जिसमें हमारे पास रेशिया आ जाते हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर डाइट। अब फाइबर डाइट अगर हमारे पास लेस होगी हमारी डाइट में तो उससे हमारे पास दो चीज़ें इफेक्ट होंगी। फर्स्ट हमारे पास क्या चीज़ इफेक्ट होगी, हमारे पास जो है वो कोलोनिक मसल की कंट्रैक्शन भी इफेक्ट होगी और हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होगी। अब वाटर की एब्जॉर्प्शन
इफेक्ट होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब फाइबर डाइट कम होगी तो वाटर की रिटेंशन नहीं हो पाएगी कोलोनिक पार्ट में। तो जब वाटर की रिटेंशन कम हो जाएगी, कम वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो स्टूल जो है वो हार्ड हो जाएगा और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, कॉन्स्टिपेशन होगी। और उसी तरह कोलोनिक मसल की कंट्रैक्शन कम हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो लेस प्रोपल्जन होगी स्टूल की, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होगी। तो डेली लाइफ में जिन पेशेंट्स को जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है वो अपनी डाइट में जो है वो फाइबर डाइट ज़्यादा रखते हैं। इनमें हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, जिनको हम रॉ फॉर्म में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड आ जाती है हमारे पास कौन सी कॉज, लेस फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी का क्या है कि इसमें जो लोग हमारे पास मूव नहीं करते, ज़्यादा ऑलमोस्ट बैठे ही रहते हैं, तो उनका क्या है कि उनकी जो कंट्रैक्शन है, कोलोनिक मसल की कंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अब जब कंट्रैक्शन हमारे पास कम होगी तो सेम जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब कंट्रैक्शन कम होगी तो हमारे पास स्टूल जो है वो हार्ड और ड्राई हो जाएगा और उसकी एलिमिनेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो उसी तरह हमें अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड। अब ड्रग इंड्यूस्ड कॉज में हमारे पास कौन सी ड्रग ऐसी आ जाती हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है, तो वो हमारे पास ओपियोइड्स हैं। अब ओपियोइड्स जो हैं वो अपने साइड इफेक्ट में जो है वो कॉन्स्टिपेशन को कॉज करती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए एंट एसिड्स यूज होते हैं, एंट एसिड्स उसमें हमारे पास 2 टाइप के एसिड्स आ जाते हैं, एक होते हैं एल्यूमिनियम और दूसरे होते हैं हमारे पास मैग्नीशियम। अब जो एल्यूमिनियम के हैं एंट एसिड्स वो जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम कंटेनिंग जो एंट एसिड्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन कॉज होगी। ये हो गई हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद आती है हमारे पास प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में जो है वो ज़्यादातर जो है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हमें प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो है वो कंट्रैक्शन, कोलोनिक कंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से क्या है, स्टूल की एलिमिनेशन में जो है वो डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग में जो है वो नॉर्मली कोई ऐसा कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन जिन लोगों की रूटीन जो है वो डिसाइडेड नहीं है, लाइक वो कभी शाम को ट्रैवल करते हैं, कभी सुबह को ट्रैवल करते हैं, तो उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा मूवमेंट में नहीं रहती, जिसकी वजह से उनकी कोलोनिक कंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। उनका जो सर्काडियल रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके बाद आता है हमारे पास एब्यूज ऑफ लेग्जेटिव। अब सवाल तो पैदा होता है कि लेग्जेटिव होते क्या हैं। अब लेग्जेटिव एक ऐसी ड्रग है जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन से जो है वो रिलीफ देती है। तो लेग्जेटिव जो है वो हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देती है। तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन कैसे कॉज कर सकती है, तो इधर लिखा हुआ है एब्यूज ऑफ लेग्जेटिव। अगर हम लेग्जेटिव्स का मिसयूज करेंगे, उनको रेगुलर तरीके से यूज नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास इन रिटर्न क्या कॉज करेंगी, कॉन्स्टिपेशन को कॉज करेंगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इग्नोरिंग अर्ग। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उन्हें यूरिन की अर्ग आ रही है या फिर उन्हें स्टूल की अर्ग आ रही है, तो वो उसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनके पास कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या है कि सबको पता है कि डिहाइड्रेशन जो है वो वाटर की कमी है। अब वाटर की जब कमी हो जाती है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन स्टूल में जो है वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन की एक कॉज है। इसके बाद जो लास्ट वाला कॉज है उसमें आ जाता है हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब इसमें जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे पास डायबिटीज़ है और हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे पास इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं।
ये हो गए हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन और कॉन्स्टिपेशन के बेसिक और नॉर्मल कॉजेज। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हुई है तो हमारे लिए उसके लिए जो ड्रग्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एंटी कॉन्स्टिपेटिव ड्रग्स। एंटी कॉन्स्टिपेटिव। अब ये ऐसी ड्रग्स है जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाती हैं। उनमें हमारे पास 2 टाइप की ड्रग्स आ जाती हैं। एक होते हैं हमारे पास लेक्सेटिव्स और दूसरे हैं हमारे पास परगेटिव्स। अब इनको किस लिहाज से डिफरेंशिएट किया हुआ है, इनको अपने मोड ऑफ एक्शन से क्लासिफाई किया गया है। तो ये सब करते क्या है, इन सब का जो मेन फैक्टर है वो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ स्टूल को इंक्रीज करना। अब देखते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। लेक्सेटिव जो है वो हम लो डोज पे यूज करते हैं और जो परगेटिव है उनको हम हाई डोज पे यूज करते हैं। जो लेक्सेटिव है उनका माइल्ड एक्शन होता है और उनका जो उसमें क्या होता है कि जो स्टूल का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड रहता है। लाइक अगर स्टूल ड्राई हो गया तो वो सॉफ्ट जरूर हो जाएगा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड रहेगा। परगेटिव में क्या है, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है और इनके रिजल्ट में क्या जो स्टूल प्रोड्यूस होता है वो होता है वाटरी, स्टूल में बहुत ज़्यादा वाटर होता है। अब इसमें क्या है कि जो नोट है हमारे पास, अगर हम किसी ड्रग को, सेम ड्रग है हमारे पास, अगर हम उसको लो डोज पे यूज करते हैं तो वो हमारे पास होगी लेक्सेटिव, और अगर उसी की हाई डोज यूज करते हैं तो वो हमारे पास होगी परगेटिव। अब आ जाते हैं हम मैकेनिज्म पे। अब ये कोई कॉमन मैकेनिज्म नहीं है, लाइक लेक्सेटिव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन ये जो है वो कॉमन जो है मैकेनिज्म है ऑल परगेटिव या लेक्सेटिव का। तो सारे जो लेक्सेटिव या फिर परगेटिव हैं वो उनका कॉमन मैकेनिज्म क्या है वो हम इधर डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। अब जो सारे परगेटिव्स हैं वो उनका एक ही काम है कि वो करते हैं इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ स्टूल। अब जो हमारे पास स्टूल है वो हमारे पास हार्ड है और हमारे पास ड्राई है, तो उसको पास कराने के लिए तो ज़रूरी है कि उसमें जो है वाटर का जो कंटेंट है वो ज़रा ज़्यादा किया जाए ताकि उसकी ड्राइनेस जो है, उसकी हार्डनेस जो है वो कम हो। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। तो उसमें जो है हम कौन कौन से, सबसे पहला मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक और ऑस्मोटिक एक्शन। अब हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, वाटर लविंग, और ऑस्मोटिक का भी क्या है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं। तो इन दोनों के इफेक्ट से क्या होगा कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी। अब वाटर की जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो स्टूल जो है वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उसकी हार्डनेस और जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसकी एलिमिनेशन जो है वो ईजी हो जाएगी इस एक्शन से। अब हमारे पास सेकंड मैकेनिज्म क्या है, अब सेकंड मैकेनिज्म आ जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। अब इधर हमने देखा कि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, इधर क्या हो रहा था कि जो स्टूल है उसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही थी हाइड्रोफिलिक या फिर ऑस्मोटिक एक्शन की वजह से। अब इसमें क्या है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में वाटर को हमने कम एब्जॉर्ब करना है, उसको इनहिबिट करना है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है वो कम वाटर एब्जॉर्ब करे और एज अ रिजल्ट जो है वो स्टूल में जो है वो नॉर्मल अमाउंट में जो वाटर है वो प्रेजेंट रहे। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि जो स्टूल है वो हमारे पास नॉर्मल उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ना उसमें ज़्यादा वाटर होगा ना उसमें कम वाटर होगा। तो एज अ रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंसी हमारे पास नॉर्मल होगी और वो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास, ये करते हैं इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को इंक्रीज कर देते हैं, इनहांस इंटेस्टाइनल ट्रांजिट, कि उसकी प्रोपल्सिव एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की। अब ये जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इसकी जो है इसके अंदर जो प्रोपल्सिव एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं और एट द एंड हमारे पास क्या है, टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जो टाइम चल रहा है
एब्जॉर्ब करने का, वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करने का इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, उसको कम कर देंगे। एज अ रिजल्ट जो है वो वहाँ से जल्दी पास आउट हो जाएगा और नॉर्मली कंसिस्टेंसी जो है वो स्टूल की मेंटेन रहेगी। अब ये हो गया हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम इस डायग्राम के थ्रू जो है वो रिकॉल कर लेते हैं एक समरी को। अब जो परगेटिव और लेक्सेटिव हैं उनके हमारे पास 4 मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोफिलिक या फिर ऑस्मोटिक एक्शन है, जिसके थ्रू जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है, स्टूल में जो वाटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और वो इजीली पास आउट हो जाता है। सेकेंड हमारे पास आ गया इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, वाटर। अब जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में वो कम हो जाती है, एज अ रिजल्ट जो है वो स्टूल में वाटर मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद थर्ड एक्शन आ जाता है इनहांस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, मतलब प्रोपल्जन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टूल की मूवमेंट जो है वो मेंटेन रहती है। एट द एंड हमारे पास क्या है, टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो आगे पास आउट जल्दी हो जाता है। ये हो गया हमारे पास कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन देखेंगे लैक्सेटिव की और उनके मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी।